So the next topic we start is socialism in Europe and the Russian Revolution. ये है हमारा सेकेंड चैप्टर 9th क्लास की NCERT का। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जिससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे या इक्वालिटी के आइडियाज़ थे वो हम कहाँ से हमने सीखे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो स्टार्ट हुए और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब जब बात आती है सोशलिज़म वर्ड की, तो इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो इस सब को फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो हम पढ़ते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, कि धीरे धीरे जिस प्रकार से सोसाइटी चेंज होती है तो उसमें जो नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं, उसी के अंदर ये सोशलिज़म कैसे हमारी सोसाइटी में शामिल हुआ। ठीक है, तो ये बात करता है कि जो 18th सेंचुरी हमारी चल रही थी, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि सोसाइटी को ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ था किस बेसिस पे, वहाँ पे 3 एस्टेट्स थे हमारे, चर्च है जो हमारा क्लर्जी है उसके अंदर, फिर नोबेलिटी है, फिर उसके बाद 3rd एस्टेट था जिसके अंदर हमारे सारे टैक्स पेयर्स थे। ठीक है, तो ये क्या था, एंड इट वाज कंप्लीट एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च, जिसने कंट्रोल किया सारा इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन क्या हुआ, एक चेंज आया जिसमें क्या था, यूरोप और एशिया को में चेंज आया, न्यू आइडियाज़ अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स, कि क्या हमारे राइट्स होने चाहिए उसके बारे में, वो चीज़ें डिस्कस हुई। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय, देरोजियो, इन्होंने इंडिया में भी इन चीज़ों को पुश किया, लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, बिकॉज आप देखोगे हर सेक्शन के लोग हैं ना, जो अपर सोसाइटी के हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे सही हैं, वो कोई भी चेंज क्यों चाहेंगे, क्योंकि सारी की सारी पावर कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जो अपर क्लास है उसके पास। तो और जो लोअर क्लास है, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, जिनके पास राइट्स नहीं हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वो लोग चाहेंगे कि सोसाइटी में चेंज हो। तो ये क्या है कि यूरोप में हर कोई नहीं चाह रहा था कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सोसाइटी का। रिस्पॉन्सेस क्या थे, वेरीड रिस्पॉन्सेस थे। क्या था कि चेंज नेसेसरी है बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सोसाइटी में शिफ्ट होना चाहिए, एकदम से नहीं कि आप हर एक चीज़, पूरा सोसाइटी का ऑर्डर आप उठा करके चेंज कर दो। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, ठीक है, कि कुछ लोग थे जो बिल्कुल चाह रहे थे कि इसको एकदम से पूरा चेंज, एकदम से हो भी नहीं सकता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है चेंज उतना स्लो होता है, लोगों को चेंज कर पाना किसी नई चीज़ के लिए आसान नहीं होता है, राइट। तो किस प्रकार के गुट बने हुए थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे जो पुरानी सोच रखते थे, कुछ लिबरल्स थे जो आज़ाद ख्याल के थे, और कुछ क्या थे, रेडिकल्स थे जो बिल्कुल चाहते थे कि बस ना इधर ना उधर, फटाफट से जो चेंज है वो अभी से सोसाइटी में आ जाए। ठीक है जी, तो हम इसके बारे में यही देखेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, किस कंटेक्स्ट में क्या यूज़ हुआ इनका, किन के क्या व्यूज़ थे, राइट। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये हम पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी में, उनको हम देखेंगे और देखेंगे सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड द चेंज। तो आगे हम चैप्टर में यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ये सोसाइटी हमारी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। का जो मेजर चेंज था वो था सोशलिज्म। ठीक है, अब हमने इन तीनों की आइडियोलॉजी पढ़नी है कि लिबरल्स क्या सोच रखते थे, रेडिकल्स क्या सोच रखते थे, कंजर्वेटिव्स क्या सोच रखते थे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये कहता है दैट जो हमारा फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, जो हमारी चर्च है, वो क्या थे, इंग्लैंड, स्पेन या फिर कहीं की भी हो, लिबरल्स वहाँ पे क्या चाह रहे थे, कंट्रोल द पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। दे वांटेड कि जो हमारे राजा महाराजा हैं वही सारी पावर को कंट्रोल करे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि जो हमारे इंडिविजुअल के राइट्स हैं
उनको भी सेफ गार्ड किया जाए। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे फ्रांस में हुआ था कि इलेक्टेड पार्लियामेंट आई, हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी उसके बाद क्या हुआ था, राजा से हटा करके हमने क्या किया था, इलेक्टेड हेड होगा स्टेट का, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी भी होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगी किससे, रूलर से और ऑफिशियल से, जुडिशरी अपने फैसले खुद करेगी, ठीक है। लेकिन क्या था यहाँ पे, एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब तक उसके बारे में वो बिलीव नहीं करते थे, तब तक भी क्या था, सिलेक्टिव जो है फ्रेंचाइज थी कि कुछ एज के लोगों को या फिर कुछ टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों को ही क्या किया जाएगा, वोट करने का राइट दिया जाएगा। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने कहा कि जिनके पास प्रॉपर्टी है मेनली, दे शुड हैव द राइट टू वोट, और वीमेन को तो राइट था ही नहीं, उसके बारे में तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी, अभी तक हम जो बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, हम लिबरल्स की बात कर रहे थे कि उनकी सोच क्या थी, ठीक है। फिर उसी के कंट्रास्ट में रेडिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या चाह रहे थे, दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। मैनी सपोर्टेड वुमेंस, जो सफरगेट मूवमेंट्स होते हैं कि जो इनका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अंदर सभी आ गए, वुमेन भी आ गई, तो इनको भी ये लोग सपोर्ट कर रहे थे कि महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए, अनलाइक लिबरल्स, क्योंकि उन्होंने तो इस बारे में बात ही नहीं करी। दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उससे हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को आप कन्फाइंड कर दो, कुछ ही लोगों तक पावर हो, तो फिर उससे भी क्या होगा, उससे भी मिसयूज़ ऑफ पावर होगा, वही सिनेरियो क्रिएट होगा, कुछ लोगों की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, कुछ लोगों के पास ही सारे राइट्स होंगे, वो जैसे चाहें बाकी लोगों को यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हमारे पास आते, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लिबरल्स क्या सोच रखते थे, हमारे रेडिकल्स क्या सोच रखते थे, देन हमारे पास आते हैं कंजर्वेटिव्स क्या सोच रखते थे। जो कंजर्वेटिव्स थे वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। उन्हें भी ये महसूस होता था कि हाँ चेंज तो होना चाहिए, बट उनकी थिंकिंग अलग थी। पहले जो 18th सेंचुरी था उसमें क्या होता था, कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। 19th सेंचुरी तक आते आते धीरे धीरे लोगों की जो जनरेशन चेंज होती है तो लोगों की सोच बदलने लगती है कि हाँ सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है, तो उनको भी वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल, कि उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो होंगे ही होंगे, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस, कि आप जो हमारा पास्ट है उसको भी कंसिडर करें और जो नए चेंजेस लेकर के आ रहे हैं वो धीरे धीरे सोसाइटी में आप इंक्लूड करें। ये नहीं कि एकदम से सारे चेंजेस, पुराने चीज़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाए और आप नए नियम एकदम से लागू कर दें। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंट सोच होती थी लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये क्लैश हुई आपस में कि जितने भी लोग थे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे इन्हीं आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे, कि मैं लिबरल सोच का हूँ, मैं कंजर्वेटिव्स को बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं रेडिकल्स को बिलोंग करता हूँ। तो इसी बेसिस पे पॉलिटिकल टर्मोइल्स क्रिएट हो रहे थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हुए थे। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे वहाँ पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वर द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चेंज, राइट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चेंज की हम बात करते हैं उसमें आता है हमारा that these political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic change. It was a time when new cities came up and new industrialized region developed, railways बने हमारे, and the industrial revolution occurred. नई नई हमारी इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, राइट, और हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था। तो उसी समय पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन, चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज़। लोग काम करने के लिए फैक्ट्रीज़ में जाने लगे। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, कि उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता था। एट टाइम्स इट वाज 15 to 18 आवर्स हुआ करता था। वेजेस का भी कोई ये नहीं था कि मिनिमम वेजेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो, लेबर लॉज उस समय नहीं थे। बिकॉज क्या होता है ना,
जब कोई चीज़ शुरू हो रही होती है तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं। डे वन पे तो नहीं पता चल जाता कि इस चीज़ को किस तरीके से, क्या इसमें लॉज होने चाहिए, क्या नियम कायदे होने चाहिए, क्या चीज़ सही है, राइट, कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके प्रति भी सेफ गार्ड्स क्या होने चाहिए, तो वो धीरे धीरे पता चला। तो फिर इसने ये हमसे कहता है कि आगे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, लॉन्ग हमारे क्या है वर्किंग आवर्स हैं, वेजेस हमारे कम हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था, इसलिए पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता था कि डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग लगेंगे प्रोडक्शन में, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है तो हमें उसके लिए कम लोगों में हमारा काम हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, राइट। हाउसिंग सैनिटेशन में प्रॉब्लम्स थी सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग। तो वही मैंने जैसा बोला कि जब कोई काम शुरू हो रहा है ना तो हमें उसमें हर प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे पास उस समय कोई नियम कायदे नहीं थे, जो धीरे धीरे चीज़ें बन रही थी, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह नहीं है, लोग कहाँ रहेंगे, किस तरीके की साफ़ सफाई, कुछ भी उस समय नहीं था सही। लिबरल्स और रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ है, राइट, जो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ हैं वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ये चीज़ कॉमनली पाई गई कि देखो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, सोशलिज़म की। तो सोशलिज़म कैसे स्टार्ट हुआ, उसके लिए बिहाइंड जो स्टोरी है, जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो समझनी ज़रूरी है। और वही ये बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है कि क्या कंडीशन थी, क्या प्रेजेंट उस समय के हालात थे, और उसकी वजह से क्या फिर चेंज लेकर के आए हम, या उस समय के लोग उन्हें क्या उस समय चेंज को एक्सेप्ट किया, राइट। मोस्टली क्या थे, ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स हैविंग मेड देयर वेल्थ through trade or industrial ventures. They felt that such effort should be encouraged and its benefit would be achieved, right? Its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens are educated, ठीक है। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. Freedom of individuals were ensured if the poor could labor and those with capital could operate without restraint. They believed the society would develop, कि इसी तरीके से सोसाइटी का हम डेवलपमेंट करेंगे। Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberals and radical group and parties in the early 19th century. उस समय पे भी ये हमारे जो है रैली वगैरह कंडक्ट हुई। कुछ नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन को ख़त्म हो जाना चाहिए, पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, वो पूरा ना रेवोल्यूशन का एक दौर था कि हर कहीं पे अगर कहीं पे कुछ हुआ है तो बाकी लोगों तक पहुंच रहा है। उनमें भी फिर इस तरीके से कि हमारे यहाँ पे भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। दे बिकेम वॉट रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। नेशनलिस्ट टॉक्ड अबाउट द रेवोल्यूशन एंड वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन, कि एक नेशन मोनार्क को तो हम यहाँ से भगाएं, राजा महाराजा वाला सिस्टम करें ख़त्म, और यहाँ पे भी कुछ जो है पर्टिकुलर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और जो कि एक नेशन वाइड लोगों की भावना थी, एक नेशन क्रिएट करें जो कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। मतलब दूर दूर तक कोई सोचेगा ना तो सबसे मतलब एंड पॉइंट का ये व्यू था कि हाँ सोशलिज्म जैसा कुछ भी हमारी सोसाइटी में लागू किया जा सकता है। बिकॉज क्या होता था ना, हर चीज़ प्राइवेटली ओन्ड है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास स्टार्टिंग से जो क्या सिस्टम चला आ रहा था, भाई राजा है, राजा के जो खास लोग होते थे उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती थी, वही अमीर अमीर लोग बन के क्या धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अच्छा ये फैक्ट्रीज जैसा भी कुछ होता है, उन्होंने अपने कारखाने बनाने शुरू कर दिए, उसमें वही गरीबों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया, काम ज़्यादा कराते थे, पेमेंट कुछ होती नहीं थी, तो वही सिस्टम चल रहा था। सोशलिज्म में क्या होता है ना, हम सोसाइटी पे फोकस करते हैं, सोसाइटी एज अ होल, तो ये चीज़ लोगों को फिर अट्रैक्ट कर रही थी कि हमने मोनार्क तो हटा दिया, अब कौन आ गया, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, वो भी कुछ हैं, अब वो हमें रूल कर रहे हैं, राइट, वो हमारा शोषण कर रहे हैं। चलो जी, फिर क्या था कि इसी आइडिया ने क्या किया, मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ दैट अट्रैक्ट
that attracted widespread attention. Socialists were against private property, obviously वो होंगे, right? एंड क्योंकि उनको क्या लगता था कि हाँ ये पूरा एक समाज का जो भला वेल बीइंग हो सके उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे फोकस होना चाहिए. उन्होंने क्या देखा, सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, कि जितना ये वो हम बोलते हैं ना गरीब और अमीर के बीच में जितना डिफरेंस है वो अगर हम प्राइवेटाइजेशन रखेंगे, जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा ये डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा. ये जो गैप है ना ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. अगर आप सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते और इतना ज़्यादा आप प्राइवेटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो तो आप ये हमेशा इस चीज़ को देखोगे कि ये गैप वाइडन होता जा रहा है, राइट. सोशलिस्ट इसीलिए इस चीज़ के अगेंस्ट थे. फिर उन्होंने क्यों का हमने बता दिया कि किस तरीके से होगा. फिर हम कहते हैं हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट. तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि तब तक तो सोशलिज्म वॉज मतलब ऐसी चीज़ की कुछ जो बहुत बड़े लेखक या हम कह सकते रेवोल्यूशनरीज थे, या जो रेवोल्यूशनरी किस हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, कि जिनके दिमाग में इसका हल आया कि अगर प्राइवेटाइजेशन को रोकना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं. अगर हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी का भला होना चाहिए, लोगों के बीच में अमीरी और गरीबी का फ़र्क कम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, एंड गोल जो हमारा है, तो उसके लिए वो होगा कैसे, करें क्या. अब हम बेसिस क्या होना चाहिए इस प्रकार की एक सोशलिस्ट सोसाइटी का. ठीक है जी. तो हमने कहा जो सोशलिस्ट थे, जो लेखक थे हमारे उस समय के, जिन्होंने इस विजन के बारे में लिखा था, उन्होंने किसी ने कुछ क्या बिलीव किया, कोऑपरेटिव्स के आइडिया पे बिलीव किया, राइट. फिर हम कहते हैं रॉबर्ट ओवन है लीडिंग जो थे, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी. उन्होंने सोचा कि हाँ हम ये यूएसए में इस तरीके की कम्युनिटी बिल्ड करते हैं. कुछ और जो लोग थे उन्होंने फ्रांस में भी लुई ब्लांक वगैरह इन्होंने जो है कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए थे. उसके बाद जो हम सोशलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जिनको हम जनक मानते हैं सोशलिज्म का, क्या नाम है उनका, कार्ल मार्क्स. ठीक है जी. उनके आइडियाज़ आने लगे. मार्क्स ने क्या आर्ग्यू किया, दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज क्या थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है. कि एक जो इंडस्ट्री बना रहा है, आप खुद सोचो कैपिटलिस्ट किस तरीके से कह रहे हैं हम. एक इंसान है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी अपनी इंडस्ट्री है, राइट. वो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय कर रहा है. उसका एजेंडा क्या है उस इंडस्ट्री को लगाने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा कि लोग मेरे पास जितना ज़्यादा मैं इनसे काम ले सकूँ मैं काम लूँ उनसे, और मुझे पेमेंट जितनी कम हो सके उतनी पेमेंट कम करूँ. सही बात है ना. और उसका जो माल बना है उसको जितने महंगे दामों पे मैं सोसाइटी में बाहर मार्केट में सेल कर सकूँ, तो उसका तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी मेरी जितनी कम हो सके उतनी कम होएगी, और मेरा प्रॉफिट बाहर सेल करने का जितना मेरा प्राइस हाई में करके बेच सकूँ उतना. तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट हो गया ना कि उसका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मोटिव है. उसका कहीं दूर दूर तक ये मोटिव नहीं है कि भैया मैं एम्प्लॉय फ्रेंडली हूँ, मैं मार्केट में भी अपने कस्टमर्स का ध्यान रख के उनके हिसाब से प्राइसिंग करूँगा. उसका कोई मोटिव ये नहीं है. उसका मोटिव सिर्फ ये है कि मुझे पैसा कमाना है. तो हम कौन से माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट को. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट वाज रिड्यूस्ड बाय वर्कर्स. तो इस तरीके की ये चीज़ें चल रही थी. तो कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को समझाया और बोला कि आप इस तरीके से इस माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं. फिर उन्होंने ये थ्योरीज रिप्रेजेंट करी. फिर हमें मिला, हम बात करते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. बाय 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड हुए थ्रू इंटायर यूरोप. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International, उसका नाम था. ठीक है जी. इंग्लैंड में, जर्मनी में जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशंस बनाने लगे, फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए. एम्प्लॉय फ्रेंडली तो हो कम से कम. जो इंसान, एक बात सोचो आप, फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री है उसमें जो वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, राइट, हम उनको इतना बेसिक भी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि उनके लिए साफ़ सफाई का ध्यान रख सकें या उनके खाने पीने का ध्यान रख सकें, या उनको एक मतलब जीने लायक अच्छा एक वो कहते हैं ना कि बेटर लिविंग के लिए उनकी हम उनको खाना या उनकी बेसिक चीज़ें कम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. तो उन्होंने क्या बनानी शुरू करी, एसोसिएशंस बनानी शुरू करी. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, कि हम आपस में एक दूसरे की मदद कर सके. डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, उन्होंने बोला, या हमारे पास भी राइट टू वोट होना चाहिए, कि अगर हमें किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है हम उसके लिए आगे आकर के बोल सके, अपनी समस्याओं को
आपके सामने रख सके। जर्मनी में दीज एसोसिएशंस जो थी वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. However, till 1914, Socialists never succeeded in forming a government in Europe. ठीक है, represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislations, but government continued to run it by conservatives, liberals and radicals. तो overall बातें हो रही थी इस चीज़ पे, धीरे धीरे क्या हो रही थी, मतलब हमारी कमिटीज़ बैठ रही थी, लेकिन इसका कोई अल्टीमेट बेनिफिट हमें नहीं हो रहा था। चलो जी, अब हम आते हैं कि हमारा इन्हीं बैकग्राउंड जो हमने पढ़ा सोशलिज़म, ये कि क्यों ज़रूरत थी, क्या हो रहा था, क्या कैपिटलिज्म हो रहा था उस समय पे, क्यों लोगों में इस चीज़ के लिए इतना आक्रोश बढ़ा कि ये रेवोल्यूशन तक बात पहुंची। तो हम आते हैं जी, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रशियन रेवोल्यूशन। चलो जी, हमने कहा in one of the least industrialized of Europe state, this situation was reversed. Socialists took over the government. क्योंकि हमने अभी तक कहा ना, छोटी मोटे कुछ लेबर स्ट्राइक या लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ प्रयास हो रहे थे, कुछ ऐसा एक बड़े लेवल पे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सोशलिस्ट ने क्या कर दिया, टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। जो उस समय रशिया में एम्पायर था, ज़ार निकोलस वहाँ पे था, ज़ार निकोलस II जो था उसने रशिया के एम्पायर को रूल किया हुआ था। उस समय का जो रशियन एम्पायर था उसमें क्या क्या हमारा था, काफ़ी बड़ा एम्पायर था जिसको कि हम क्या सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, लाइक मॉस्को, ठीक है, जो प्रेजेंट डे रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। बाकी ये मतलब जो है हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, यहाँ तक ये फैला हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि जो उस समय की हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी है वो क्या थी। जो उस समय की इकोनॉमी और सोसाइटी की हम बात करते हैं तो बिगिनिंग हो गई थी 20th सेंचुरी की, बिकॉज 1917 की बात कर रहे हैं हम। वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपल क्या थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। 85% सोचो रशिया की पॉपुलेशन जो है वो किस पे काम कर रही है, ग्रेन्स का जो मेजर सोर्स था ना, एग्रीकल्चर पे वो लोग काम करते थे। फूड ग्रेन्स रशिया से आया करते थे, राइट। जैसे कि हम पढ़ते हैं रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, ठीक है। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, प्रोमिनियंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग जो है हमारा, और मॉस्को। Craftsmen undertook much of the production, but large factory existed alongside craft workshop. Many factories, कुछ ये हम उसका बैकड्रॉप में स्टोरी पढ़ रहे हैं कि उस समय रशिया में चल क्या रहा था, ठीक है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ज़्यादा कुछ बिग स्केल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी नहीं था वहाँ पे। रशिया के रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्रीज़ में धीरे धीरे आने लगी। वही है ना, जब हमारे जो है ट्रांसपोर्ट के साधन बन जाएंगे या फिर हमारे पास पैसा आने लगेगा तो धीरे धीरे वहाँ पे आयरन, स्टील, ये सब इनकी फैक्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ने लगी। मोस्ट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, सेम चीज़। गवर्नमेंट का क्या था, जो था सुपरवाइज करती थी गवर्नमेंट किन चीज़ों को, कि मिनिमम वेजेस हैं या लिमिटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे उस समय इतना कोई ये लीगली नहीं था ना, वो बस सुपरवाइज कर रहे थे, तो वो क्या है इन चीज़ों को इतना मानते नहीं थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, 15 आवर्स उनका वर्किंग था। एकोमोडेशन जो था वो क्या है, रूम से डॉमेट्रीज वगैरह इन सब का हुआ करता था। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में उनके वर्कर्स वगैरह थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। इस प्रकार से उनके गुट बनने लगे थे। कुछ सिटीज़ में सेटल हुए। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल ऑल्सो, कि जो जिस स्किल का बंदा है वो उन लोग अपना ग्रुप बन रहे थे। वुमेन कितनी थी, अबाउट 31% फैक्ट्री लेबर क्या था, वुमेन। लेकिन उनको क्या, उनका जो पे है वो ऑब्वियसली मेन से कम हुआ करता था। तो ये भी काफ़ी सारी उस समय की सिचुएशंस थी जो इंडस्ट्रीज़ में फेस कर रहे थे लोग। डिवीजन अमंग वर्कर क्या दिखाया, ड्रेस और मैनर्स के मामले में भी हुआ करता था कि जिस प्रकार का उनका जो स्किल के हिसाब से जो डिपार्टमेंट होगा उसके हिसाब से ड्रेस अलग है, उनके मैनर्स अलग है। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशंस बनाई उन्होंने कि हाँ हम हेल्प के लिए बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्पाइट डिविजन्स, उनके अंदर एक यूनाइटेड फैक्टर था कि हाँ हम जो वर्कर हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं
मोस्टली वो तो सिमिलर ही है ना, क्योंकि काम तो वो एक ही फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो मोस्टली चीज़ें सिमिलर होंगी। तो धीरे धीरे उनके लिए जो गलत चीज़ों थी वो मिल करके आवाज़ उठाने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी फ्रीक्वेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, मेटल इंडस्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद क्या होता है, पेजेंट्स जो कल्टीवेट कर रहे थे मोस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, वो किसको बिलोंग करती थी, नोबेलिटी को, क्राउन को, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि पहले किसके पास थे, ये प्राइवेटाइजेशन में भी तो जिन लोगों के पास पैसा है इंडस्ट्री वही बनाए। अब गरीब आदमी तो उठ के फैक्ट्री नहीं लगा देगा ना। क्राउन है, ऑर्थोडॉक्स चर्च ही ओन करते थे, तो उनको लगता था कि यार ये हमें भी इसमें शेयर मिलना चाहिए, राइट, कि हमारा भी तो कुछ से या कुछ राइट होना चाहिए। तो यही चीज़ें चल रही थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, बट एक्सेप्ट क्या था, इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। कुछ लोग थे जो अट्रैक्ट हो रहे थे कि नहीं, उनमें अभी तक भी ये भावना थी कि नहीं ये हमारे जो है हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बड़े लोग हैं। बाकी लोगों में ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, उनकी पावर पोजीशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के रशिया में पेजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पेजेंट्स, बिकॉज यूरोप में क्या था, वो अभी तक चीज़ प्रेजेंट थी कि नोबेलिटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं रहे, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। रशिया में लोग अलग थे, वो इस प्रकार की सोच नहीं रखते थे। उन्होंने डिफरेंट सोचा और उन्होंने सोचा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तो हमें कुछ इसके ओनरशिप राइट्स भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने फिर आगे क्या किया, शुरुआत हुई सोशलिज्म की रशिया में। हमने कहा कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। रशियन सोशलिस्ट जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है वो कब बनी थी, 1898 में, ठीक है, जिन्होंने कि मार्क्स के आइडियाज़ को सपोर्ट किया। कार्ल मार्क्स जो हमने पढ़े वो किसके जनक थे, सोशलिज्म के। तो जैसे ही ये पार्टी बनी, मार्क्स के आइडियाज़ रशिया में आने लगे, ठीक है। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज इलीगल ऑपरेशन, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल पार्टी बनना इलीगल था। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि भाई राजा चल रहा है, वो क्यों अलाउ करेंगे कि कोई आप इस तरीके से गवर्नमेंट आए और मेरा जो सिंगल रूल चल रहा है पूरा वो ख़त्म हो जाए एकदम से आकर के। तो ये इस तरीके के आइडियाज़ वगैरह, जो इसके मेन हेड थे वो लेनिन थे। तो रशिया में इस तरीके की ये पार्टीज़ बनने लगी थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे थे, और जो हमने पढ़ा व्लादिमीर लेनिन इसको हेड कर रहे थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रशिया में जो 1905 में ये कब से ट्रबुलेंट टाइम शुरू हुआ। रशिया ऑटोक्रेसी था ऑब्वियसली। इसमें क्या हुआ था कि जो टीज़ार हैं वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, कि उसका अपना ही सिंगल हैंडेडली सारा रूल चल रहा है। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड हिज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। वो चाहते थे कि यहाँ पर भी पार्लियामेंट बने, यहाँ पर भी कुछ डेमोक्रेसी आए, लोग यहाँ पे सेलेक्ट होकर के जाएं, राइट। हमारे यहाँ पे सिर्फ राजा का रूल नहीं चलना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं वो सरकार कुछ बने, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उनका कोई रेजोल्यूशन होना चाहिए, सभी लोगों के लिए एक नियम कानून होना चाहिए। जो इतना लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, जो फिर मिसयूज़ करते हैं गरीबों का, उनका शोषण करते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बढ़ रही थी और उनको सोशलिज्म की तरफ धकेल रही थी, राइट। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, देन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर विच हैज़ बिन फॉर्म्ड इन 1904 बट डिसमिस्ड, ये डिसमिस कर दी गई थी। तो जो चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, सेंट पीटर्सबर्ग में फिर स्ट्राइक हुई, किस लिए, रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, इंक्रीज इन वेजेस के लिए हुई। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। लाइक एकदम से तो कोई चीज़ पुश नहीं हो जाएगी ना, वो धीरे धीरे लोगों को स्ट्राइक करेगी, फिर लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कहीं छोटी जगह पे विद्रोह हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बड़े विद्रोह का रूप लेती हैं। फिर ये जब हो रहा था तो ये ब्लडी संडे के नाम से एक जाना जाता है, जहाँ पे पुलिस ने फिर अटैक किया था लोगों पे। एटलीस्ट इसमें 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वुंडेड। इस तरीके से जब फिर इतना बड़े लेवल पे ये जब इसको दबाया गया, जो स्ट्राइक्स हो रही थी उनको दबाया गया, तब लोगों में इसके प्रति बहुत भयंकर आक्रोश हो गया था। तो 1905 के टाइम पे ज़ार को अलाउ करना पड़ा, किसके लिए, कि आप कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या डूमा वहाँ पे बोलते हैं, उसको आप बनाओ। फिर भी इसने बाकी बार भी आप देखोगे तो इसने पहली बार का कैंसिल किया कि नहीं मैं अपनी पावर जाने नहीं दूंगा। दूसरी बार बनाई, उसको भी कैंसिल किया। थर्ड टाइम बनाई, उसको भी कैंसिल किया, राइट। उसने क्या किया, थर्ड टाइम वाली बनाई थी विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज को उसने आने नहीं दिया इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था,
वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था रशियन एम्पायर के अंदर। वर्ल्ड वॉर में हम बात करते हैं 1914 में स्टार्ट हो गया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जो सेंट्रल पावर्स हैं, विद क्या क्या है आपका ये, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। हर एक कंट्री का ग्लोबल एम्पायर है, हर एक के डिफरेंट एजेंडाज हैं। तो ये सब चीज़ें जब चल रही हैं तो उस समय आप सोचो कि जब वर्ल्ड वाइड इस तरीके से वॉर हो रहा है और हमारी एक कंट्री में जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है, बहुत से लोग युद्ध में मर गए, लड़ाइयाँ वगैरह होने लगी, तो फिर हमारा एक्चुअल में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जो फेब्रवरी में हमारा पेट्रोग्राड में होता है। उसके बारे में हम अब आगे से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक दिस इज़ टू मच फॉर टुडे, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो यू कैन टेल मी कि थोड़ा हम आगे से स्लो पढ़ लेंगे। बाकी आई थिंक इसमें ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी तक एक स्टोरी चल रही है कि क्या चीज़ हो रही थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जो फेस कर रहे थे लोग, फिर उन्होंने किस तरीके से आवाज़ उठाई। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे हुआ क्या वर्ल्ड वॉर के बाद। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ी, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।